और बुलेटिन की शुरुआत राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन के साथ करेंगे, क्योंकि इससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान 11 अगस्त को हुए बवाल को लेकर कल राज्यसभा के 12 सांसदों को बचे हुए सत्र से निलंबित करने का फैसला सुना दिया गया। सांसदों के निलंबन से विपक्ष बेहद खफा है। विपक्ष ने सुबह 10 बजे एक बैठक बुलाई, जिसमें सांसदों के निलंबन के खिलाफ आगे की रणनीति तय की जाएगी। दिल्ली में सर्दी शुरू हो चुकी है, लेकिन सियासत की सरगर्मी थमने का नाम नहीं ले रही। कृषि कानून का शोर थमा नहीं और सरकार विपक्ष में टकराव का नया मुद्दा सामने है। देश की जनता चाहती है सदन चले। मुद्दा है राज्यसभा से 12 विपक्षी सांसदों का निलंबन, जिन्हें कल सत्र के बचे हुए सत्र से निलंबित करने का फैसला हुआ है। 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर आज विपक्ष ने बैठक बुलाई है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में सुबह 10 बजे से ये बैठक होगी। राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक कई विपक्षी दल चाहते हैं कि सरकार से बातचीत कर निलंबन को खत्म करवाया जाए। ऐसा नहीं होता तो संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया जाए। विपक्ष की 12 पार्टियों ने एक संयुक्त बयान जारी कर सांसदों के निलंबन को अभूतपूर्व और नियमों के खिलाफ बताया है। एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप है और एटोक्रेटिक ये गवर्नमेंट मेंबर्स को डरा के उनको एक फियर उनमें क्रिएट करने के लिए उन्होंने ये किया है। विपक्ष की बैठक शुरू होने से पहले विपक्षी एकता में सेंध की खबरें भी आ रही हैं। हालांकि बैठक में टीएमसी को बुलाया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक तृणमूल इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं है। उधर सरकारी सूत्रों का कहना है कि अगर विपक्षी सांसद अपने बर्ताव के लिए माफी मांगे तो 12 सांसदों का निलंबन वापस हो सकता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार जिन लोगों ने किया था, उन लोगों के बारे में एक्शन लेने के लिए हमने एक प्रस्ताव मुंह किया। तब भी हम उनको कहा, आप सभी को ये कहिए वो सदन में माफी मांगे, रिग्रेट व्यक्त करें। अगर वो विषाद व्यक्त करते हैं तो हम मामला यही क्लोज करने के लिए, समाप्त करने के लिए हम तैयार हैं। अब जरा उन 12 सांसदों के नाम पर गौर कीजिए जिन्हें बचे हुए सत्र के लिए निलंबित किया गया है। ये सांसद हैं कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह, रिपुन वोरा, राजामणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, फूलो देवी नेताम, छाया वर्मा, टीएमसी की डोला सेन, शांता चेत्री, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, अनिल देसाई, सीपीआई के विनय विश्वम और सीपीएम के एलामा राम करीम। इन सबको संसद के मॉनसून सत्र के दौरान 11 अगस्त को हुए हंगामे की वजह से निलंबित किया गया। मुझे कोई जानकारी नहीं थी। बार बार न्यूज मीडियम के माध्यम से बहुत सारे फुटेज रिलीज की जा रही थी। तभी भी भले ही हमारी फुटेज थी, कहीं भी हमसे पूछा नहीं गया कि क्यों, किस कारणवश मैं वहां पे खड़ी हुई थी, क्या मुद्दा था जो हम उठा रहे थे। सीधा आज आकर ये अनाउंसमेंट कर दिया है विदाउट आवर नॉलेज, एंड द अंडरस्टैंडिंग इज एंड द एक्सप्लेनेशन इज दैट nobody cooperated in the investigation. I have not, and I challenge the government of India, I challenge the Parliamentary Affairs Minister to show me one single call that they have done to me, to reach out to me and ask me what my version of this. निलंबन पर विपक्ष का रुख कड़ा है, लेकिन सरकार क्या सोचती है, ये सोच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के चिट्ठी में झलक रही है, जो उन्होंने 12 सांसदों के निलंबन के प्रस्ताव के मुद्दे पर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को भेजा था। पत्र में कहा गया है, राज्यसभा का 254वां सत्र वास्तव में हमारे संसदीय इतिहास में सबसे निंदनीय और शर्मनाक सत्र के रूप में गिना जाए। जो अपमान हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता और निंदा व पश्चाताप से भी उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है जो उन लोगों ने किया है। बहरहाल एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ विपक्ष, कहीं मॉनसून सत्र की तरह शीत सत्र भी हंगामे की भेंट न चढ़ जाए।
दिल्ली से पौलमी साहा, सुप्रिया भारद्वाज, मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि 11 अगस्त को दरअसल क्या हुआ था जिसकी वजह से 12 सांसदों को निलंबित करने का फैसला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक उस दिन के वीडियो सबूतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। एक वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि कांग्रेस की 2 महिला सांसद लेडी मार्शल को खींच रही हैं। महिला मार्शल ने लिखित शिकायत दी कि उनके साथ हाथापाई की गई, वो घायल हुई। करीम और देसाई ने मार्शल्स का घेरा तोड़ने की कोशिश की। करीम ने एक मार्शल का गला पकड़कर खींचने की कोशिश की। डोला सेन ने फंदा बनाया और दूसरी महिला सांसद शांता छेत्री के गले में डालकर घुमाया। फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा ने कागज फाड़े। प्रियंका चतुर्वेदी ने कागज फेंके। नासिर हुसैन ने संजय राउत को अधिकारियों पर ढकेला। रिपुन बोरा ने एलईडी स्क्रीन निकालने की कोशिश की। जिन सांसदों को निलंबित किया गया है वो इस फैसले से बेहद नाराज हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि पिछले सत्र को लेकर इस सत्र में एक्शन क्यों लिया गया है। डिसीजन बड़ा है, सोच छोटी है। ये साबित हो गया है सरकार से, जहां पे प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के उसूलों के खिलाफ, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के खिलाफ जो काम हुआ है सस्पेंशन का, वो दिखाता है कि ये वो डरी हुई सरकार है जो जवाबदेही से भागती है। ये सस्पेंशन का आदत पड़ गए। वी आर बीइंग यूज्ड टू बी सस्पेंडेड बाय द ट्रेजरी बेंच एंड द अनरूली अनडेमोक्रेटिक तानाशाही मोदी गवर्नमेंट। पिछले साल 7 सितंबर 2020 पे हम सस्पेंडेड हुए किसान बिल के खिलाफ बात उठाने पर। पिछले सेशन पे, मानसून सेशन पे हमारा शांतनु सेन जी सस्पेंड हुए पहले, उसके बाद 2 बार हम सस्पेंड हुए। इसके अलावा और कुछ सांसद थे जिन्होंने टेबल में चढ़े, फाइल फेंकी, पेपर फाड़े, माइक तोड़े, उनका कहीं नाम नहीं है। तो एक तरह से तो मैं ये कहूंगी कि पूरे देश के जो मालिक हैं मोदी जी, और मालिक जो चाहे वही होगा, जो कहते हैं, जो कह रहे हैं वही सब पूरे देश की जनता को स्वीकार करना पड़ रहा है। लेकिन ये सरासर गलत है। ये प्रजातंत्र है, यहाँ पर जनता की आवाज सुननी चाहिए, विपक्ष की आवाज को दबानी नहीं चाहिए। मेरे सहयोगी अशोक सिंघल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, देखिए ये डिसिप्लिनरी एक्शन है जिसमें सांसदों को निलंबित किया गया है, लेकिन इसमें अब करेक्टिव एक्शन क्या है, क्या प्रोसीजर होता है? अगर सांसद माफी मांग लेते हैं तो दोबारा वो संसद में बैठ सकते हैं? बिल्कुल, ये बात आ रही है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कहा कि अगर वो माफी मांग लेते हैं तो उनका निलंबन वापस हो सकता है, क्योंकि सरकार की या सदन की कोशिश यही रहती है कि सदन सुचारू रूप से चले। अगर उसमें डिस्टर्ब किया जाता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। ये पहली बार नहीं हुई है, बहुत पहले से, हमेशा से होती रही, चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो, एनडीए की सरकार रही हो। आज विपक्षी दलों ने यही बैठक बुलाई है कि क्या 12 जो सांसद निलंबित किए गए हैं वो माफी मांगेंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। रिटर्न में मांगे या सदन में आकर के रिग्रेट अपने व्यवहार को लेकर व्यक्त करें तो निलंबन वापस किया जा सकता है। लेकिन ये चेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि चेयर किस ढंग से एक्ट करेगा इसके ऊपर, क्योंकि अगर 12 सांसद कहते हैं कि हमसे गलती हुई है, आप अपने व्यवहार को लेकर शर्मिंदा, हमको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, हमको मौका दिया जाए, हम कार्रवाई में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो चेयर उसके ऊपर कॉल लेता है, उसके ऊपर निर्णय देता है। लेकिन संभावना यही रहती है कि अगर वो माफी मांग लेते हैं तो चेयर भी कहीं ना कहीं उनको माफी दे सकता है। लेकिन आज 10 बजे विपक्षी पार्टियों की मीटिंग बुलाई गई है 12 सांसदों के निलंबन को लेकर कि आगे क्या करना है। क्या 12 सांसद माफी मांगेंगे या सदन में हंगामा रहेगा? क्योंकि 12 सांसद जिनको निलंबित किया गया वो सदन में तो पार्टी आ नहीं सकते, उनको बाहर ही रहना पड़ेगा। लेकिन बाकी पार्टियां, जिन पार्टियों के सांसद निलंबित हुए या दूसरे विपक्षी दल सदन में सरकार को लौटूंगा आपके पास अशोक। सुप्रिया भारद्वाज भी मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं, उनके साथ आरजेडी सांसद मनोज झा भी बने हुए हैं। सुप्रिया, उनकी क्या राय है इस निलंबन मामले में? क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, वक्तव्य की आजादी होनी चाहिए, ठीक नहीं किया गया, दूसरी तरफ माफी की भी बात कही जा रही है।
नेहा, सबसे पहले तो जो पूरा का पूरा विपक्ष है उसकी 10 बजे जो बैठक है उसी में मनोज झा जी भी जा रहे हैं और विपक्ष कहीं ना कहीं तीखे कड़े स्वरों में एक ही बात बोल रहा है कि आखिरकार निलंबन क्यों। सर, आप लोगों की मांग क्या रहेगी? और एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि अगर सरकार की तरफ से माफी मांगेंगे आपके एमपी तो फिर से वापस रिवोक कर देंगे सस्पेंशन को। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास में कोई क्षण नहीं रहा होगा, जबकि एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम चर्चा को तैयार हैं, उनके दूसरे मंत्री कहते हैं कि बहस में क्या रखा है। ऐसे माहौल में हम आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, क्या गुनाह था? इंश्योरेंस बिल, वो 11 अगस्त का दिन था, इंश्योरेंस बिल, एक पूरी आबादी को आप बाजार के वायलेंट स्विंग में झोंक रहे हैं। और जो रूल कहता है 256, जिसके हवाले से क्लॉज 2 में ये निर्णय लिया गया है, मैं तो समझता हूं कि ये रूल के हिसाब से भी न्याय संगत नहीं है, क्योंकि रूल कहता है कि जिस सत्र में तथाकथित अनरूली बिहेवियर हुआ उसी सत्र में पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। तो ये तो मैं समझता हूं कि न तर्क संगत है न न्याय संगत है। आपने सिर्फ ये तय कर लिया है कि संसद में कोई भी अपोजिशन की जो आवाज होती है, सड़क पे आप कील ठुकवाते हो, संसद में ये तौर तरीके अपनाते हैं। क्या आप लोग की जो बात आ रही है कि अगर माफी मांग लें तो सस्पेंशन रिवोक करें, तो माफी क्या आप संसद मांगे? मैं समझता हूं कि माफी किस बात की होगी। सबसे पहली बात तो मुझे यह जानना जरूरी है। मैं व्यक्तिगत तौर पे अपने दल की तरफ से हम कतई अनरूली बिहेवियर के पक्ष में नहीं, लेकिन उसके आगे क्या हुआ, उसके पीछे क्या हुआ, क्या हम उस घटनाक्रम को नहीं देखेंगे? उस घटनाक्रम के पृष्ठभूमि में क्या चीज थी? उस मंत्री महोदय का जिक्र आएगा जिन्होंने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज किया था तृणमूल के हमारे एक सदस्य के लिए। तो अगर आप समग्रता में देखें तो मैं समझता हूं कि जाहिर तौर पर ये जो तथाकथित पनिशमेंट पिछले एक सेशन का इस सेशन में ये ग्रॉसली अनडेमोक्रेटिक है और ये बुलडोज करने की एक और कोशिश है। एक चीज और भी आ रही है, कहा जा रहा है ये नंबर गेम्स हैं। आपके ही कॉलीग अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी से आते हैं, वो कह रहे हैं कि इससे सस्पेंड कर देगी, नंबर्स घटने थे राज्यसभा के अंदर। वो क्या एंगल है जो विपक्ष दे रहा है? अभी बहुत कुछ महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं, एक बैंकिंग से रिलेटेड है। आप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं, आपके पास आंकड़े नहीं है राज्यसभा में। हालांकि आंकड़ों की जुगाड़बाजी में आप कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी तक आपके आंकड़ा प्रबंधन में मदद करती है, लेकिन 12 सदस्यों का निलंबन इस बात की ओर भी इंगित करता है कि आप चाहते हैं कि आपको फ्री पैसेज मिल जाए, कि आप जो चाहें कर बैठे। मैं समझता हूँ ये एक तरह का अपना नाइट ऑफ लॉन्ग नाइव्स है इंडिया का। नेहा, यही सेंटिमेंट्स है पूरे विपक्ष के इस समय, और सबकी निगाह उस 10 बजे की बैठक पे रहेगी जहां पे न सिर्फ राज्यसभा के सांसद और विपक्षी नेता आएंगे बल्कि लोकसभा के भी विपक्ष के नेता मौजूद होंगे। और कहा जा रहा है कि यूनाइटेड स्ट्रैटेजी दोनों हाउसेस के लिए बनाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया और अशोक दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कम से कम आरजेडी की तो माफी मांगने वाले तेवर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 बजे की इस बैठक में क्या होता है। बात अब किसान आंदोलन की करेंगे। क्या कल किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा या फिर कृषि कानून रद्द होने के बाद भी आंदोलन जारी रहेगा? क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर 32 किसान संगठनों की बैठक में फैसला कल की बैठक तक के लिए टाल दिया गया था। सरकार के सामने किसानों ने 6 मांगे रखी हैं जिसे पूरा करने के लिए आज तक का वक्त दिया गया है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। संसद से कृषि कानून रद्द होने के बाद क्या कल खत्म हो जाएगा किसानों का आंदोलन? सिंघू बॉर्डर पर कल पंजाब के 32 किसान संगठनों ने बैठक की। करीब 6 घंटे की मैराथन बैठक में सरकार के सामने 6 मांगे रखते हुए 1 दिन का वक्त दिया गया। ये मांगे पूरी नहीं हुई तो कल बैठक कर आंदोलन के भविष्य के बारे में फैसला लिया जाएगा। आगे की रणनीति के लिए ਅਸੀਂ 1 तरीक तक संयुक्त मोर्चा की मीटिंग बुलाई है। जो पंजाब वालियां जथेबंदियां है जो पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਹੈ 2020 ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ। किसानों की 6 मांगे वही हैं जिसका जिक्र उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजी चिट्ठी में किया था। ये मांगे हैं एमएसपी गारंटी कानून, मृतक प्रदर्शनकारियों के घर वालों को मुआवजा, प्रदर्शनकारियों के ऊपर दर्ज मुकदमों की वापसी, विद्युत बिल की वापसी, पराली जलाने पर दर्ज केस को रद्द करना,
और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी। MSP पर जो कमेटी बननी है उसके बारे में अभी थोड़ा डाउट है, और एक बिजली बिल 2020 में थोड़ा डाउट है अभी तक उसके कानून के बीच में क्या संशोधन किया है, और एक जो किसानों पर पर्चे दर्ज किए हैं, नौजवानों पर किए हैं, NIA के नोटिस है उनको। तोमर साहब का बयान तो आया था लेकिन गोलमोल बयान था वो। उन्होंने कहा था कि स्टेटें देख लेंगी, ऐसे देखने से तो कुछ नहीं होगा। ऐसे वो अनाउंस कर दें कि इनको रद्द किया गया, स्टेटें रद्द करेगी, जो स्टेट का होगा सभी रद्द करेगी। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानूनों की वापसी का ऐलान करते हुए नई शुरुआत की अपील की थी, लेकिन ना तो सरकार की अपील का असर है न दलील का। किसान नेताओं के तेवर वही पुराने हैं। चेतावनी है क्या वो? ये तो बात करने की भाषा है गांव वालों की। ये तो आपस में इसी बातों का तो इस्तेमाल करें। ये चेतावनी है, 26 तारीख का नाम लेना कोई चेतावनी है? हमने ये कहा कि उस टाइम तक समाधान हो जाएगा। मतलब सरकार ये दिखाना चाह कि हम बात नहीं करेंगे, इनको यहाँ से वैसे ही भेज दे। ये जनता ने अगर बात करनी बंद कर दी तो क्या होगा? ये अपने दरवाजे बंद करना चाहते हैं ना। तो आप कह रहे हो कि अब आपका अपने दरवाजे बंद कर सकती है, उसके बाद में क्या होगा? तो आप दरवाजे बंद करने की बात कर रहे हैं कि सरकार तो अगर नहीं बात करेगी तो आप दरवाजे अपने भी, हम भी बात नहीं करने के, फिर या गांव की जनता भी बात नहीं कर देगी। सरकार के लिए किसान नेताओं की नई मांगों के आगे झुकना आसान नहीं है। खासकर MSP गारंटी कानून लाना एक बड़ा मसला है, क्योंकि इस कानून को लाने का मतलब सिर्फ सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डालना भर ही नहीं है। सरकार की किसी गारंटी को कानूनन अधिकार बना देने का असर संवैधानिक तौर पर बेहद गहरा होगा, लेकिन सरकार किसान नेताओं की नई मांगों पर जितनी उधेड़बुन में होगी उस पर दबाव उतना ही बढ़ेगा। सिंघू बॉर्डर से सुशांत मेहरा और गाजीपुर से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। अगली खबर का रुख करेंगे। आज से करीब 2 साल पहले महाराष्ट्र में एक सुबह बतौर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बतौर डिप्टी CM अजीत पवार ने शपथ ग्रहण की तस्वीरों ने सबको चौंका दिया था। जितने रहस्यमय तरीके से 23 नवंबर 2019 में सरकार बनी, उतने ही रहस्यमय ढंग से 3 दिन बाद गिर भी गई। आज तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है कि उस समय दरअसल हुआ क्या था, क्यों फडणवीस ने अजीत पवार के साथ शपथ ली और पवार ने हाथ पीछे खींच लिए। पहली बार इस बारे में देवेंद्र फडणवीस ने चुप्पी तोड़ी है। मुंबई तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में फडणवीस ने कहा कि उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया। बातचीत का वो अंश आपको दिखाते हैं। अजित पवारांसोबत जे सरकार आम्ही तयार केलं होतं ते सरकार एका वेगळ्या भावनेतनं तयार केलं होतं, कारण आमच्यासोबत विश्वासघात झाला होता आणि दोन्हीकडनं झाला होता, रागातनं केलं होतं। आणि त्या विश्वासघातानंतर आम्हाला असं वाटलं की जर आपल्या पाठीत खंजीर खुपसला गेलाय तर राजकारणात जिवंत राहिलं पाहिजे, जशाच तसं उत्तर दिलं पाहिजे, म्हणून ते केलं। आज मला तुम्ही विचाराल तर मी यापूर्वी देखील बोललो आहे की आज मला त्याचा पश्चाताप आहे की हे नसतं केलं तर बरं झालं असतं, आपण लढलो असतो। पण त्यावेळेस मात्र असं वाटत होतं की एवढं जर आपल्याला काय असतं की त्यावेळेस एक खुन्नस असते की आपल्याला एवढा धोका दिला, एवढा आपल्यासोबत बेईमानी झाली, चला दाखवून देऊ, त्या भावनेतनं ते केलं। ठीक आहे, आता तो विषय संपला। आता ही बेईमानी कुठे कोणी कशी केली, काय काय केली, हे मात्र माझ्या पुस्तकात कळेल, त्याची वाट बघा। अब बात कोरोना वायरस के नए रूप ओमिक्रॉन की करेंगे। वायरस की आहट महसूस करते ही सरकार ने एहतियाती कदमों का ऐलान करना शुरू कर दिया। एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए। जिन देशों में ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं वहां से आने वालों की जांच और क्वारंटीन के नियम तय कर दिए गए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर इसे लेकर खास तौर पर सतर्कता देखी जा। मुंबई के मेयर आधी रात को इस तरह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के औचक निरीक्षण को पहुंचे। अमूमन ऐसा नहीं होता, लेकिन कोरोना के नए रूप ओमिक्रॉन का खौफ ही ऐसा है कि सबकी नींद उड़ी हुई है। मेयर किशोरी पेडनेकर बीती रात मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गई। उन्होंने वहां बीएमसी की तरफ से किए गए इंतजामों का जायजा लिया। मैं मुंबई का लोगों को ये कहना चाहती हूँ, आप डरो मत। डरना नहीं, डरने का बात नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए और सावधान होके आने वाले दिन अपने को
मेरी फैमिली, मेरी जिम्मेदारी बन के रहना है। मेयर किशोरी पेडनेकर के मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट पर कोविड जांच के लिए 50 काउंटर बनाए गए हैं, जिसे बढ़ाकर 80 किया जाएगा। हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले सभी यात्रियों का जीनोम सीक्वेंस किया जाएगा और उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। साथ ही जो लो रिस्क वाले देशों से यात्री आ रहे हैं, उनका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा और उनको करीब 5 से 6 घंटे तक रोक कर रखा जाएगा। जो ओमाइक्रॉन का हमें प्रिवेंशन करना अगर है, तो हमें जो फ्लाइट्स साउथ अफ्रीका से आ रही है उसको रोकना भी जरूरी है। और इतना ही नहीं, तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एडवाइजरीज 28 नवंबर को जारी की है। बेशक कोरोना का नया वेरिएंट भारत में नहीं मिला है, लेकिन विदेश से आए कई कोरोना संक्रमित अभी संदिग्ध की लिस्ट में हैं। खतरे को देखते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग और कोविड प्रोटोकॉल को सख्त कर दिया गया है। अभी तक ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज का दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ब्रिटेन, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल में पता चला है। ऐसे में सरकार ने नए वेरिएंट को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जो यात्री उन देशों से आ रहे हैं जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है, उन्हें कुछ नए प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जिसमें एयरपोर्ट पर जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य हो गया है। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट सही होनी चाहिए। नकली रिपोर्ट के केस में यात्री पर आपराधिक केस चलाया जा सकता है। कोई भी यात्री अगर कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे फौरन आइसोलेट यानी अलग कर दिया जाएगा और उनके नमूनों को आगे इंसाकॉग लैब नेटवर्क में जीनोमिक टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। जो लोग टेस्ट में नेगेटिव आते हैं, इन्हें 7 दिनों के लिए घर पर क्वारंटीन करना होगा और 8वें दिन PCR टेस्ट कराना उनके लिए भी अनिवार्य है। यात्रियों को पिछले 14 दिनों की अपनी यात्रा का विवरण देने के लिए भी कहा जाएगा। साफ है, नए वेरिएंट का खतरा विदेश से आने वाले यात्रियों से है। अगर एयरपोर्ट पर कोई ढिलाई हुई तो नया वायरस देश में यात्रियों के जरिए फैल सकता है। मुंबई से एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ है, वहीं दूसरी तरफ टीके को लेकर अजीबोगरीब हिचक दिखाई दे रही है। टीकाकरण तेज करने के लिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्रशासन ने जब फरमान जारी किया कि टीका ना लगवाने वालों को पेट्रोल, सस्ता अनाज नहीं मिलेगा, तो लोग प्रदर्शन पर उतारू हो गए। कलेक्टर की मस्ती, वैक्सीन की जबरदस्ती नहीं चलेगी। मेरी मर्जी, मेरा अधिकार, मेरी जिंदगी, मेरी जिम्मेदारी। मैंने वैक्सीन नहीं लिया। सरकारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एक तरफ कोरोना के नए रूप ओमिक्रॉन से दहशत में है दुनिया, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लोग गर्व से ये प्ले कार्ड लहरा रहे हैं कि उन्होंने टीका नहीं लिया है। लेकिन लोगों का ये गुस्सा वैक्सीनेशन के खिलाफ नहीं, बल्कि औरंगाबाद जिला कलेक्टर के फरमान के खिलाफ है। औरंगाबाद जिले में टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए कई फरमान जारी किया गया है। लोगों की शिकायत है कि पेट्रोल पंप पर बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। शराब की दुकानों पर शराब नहीं दी जा रही है। राशन की दुकान पर अनाज और गैस सिलेंडर नहीं दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ कई सारे सरकारी दफ्तरों में जिन लोगों ने कोरोना टीके नहीं लगवाए थे, उन्हें दफ्तर के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप लोगों का राशन, पेट्रोल, खाना पीना ये बंद नहीं कर सकते। तो ये जो लोगों में डर का माहौल फैलाया है कलेक्टर साहब ने, तो हम कलेक्टर साहब की कंप्लेन माननीय उद्धव ठाकरे जी से कर रहे हैं। और हमने कंप्लेन में कहा है कि माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब, आपको अगर एक कलेक्टर नहीं संभलता है तो आप महाराष्ट्र कैसे संभालेंगे। कलेक्टर के फरमान के खिलाफ लोक विकास परिषद ने विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब वैक्सीन बचाव की गारंटी नहीं देता तो फिर लोगों को मजबूर क्यों किया जा रहा है।
एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है कि वैक्सीन लेना कोई कंपलसरी नहीं है और कलेक्टर वगैरह जो है वो इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि जिसने वैक्सीन नहीं लिया है ना उसको ऑटो में बैठने देने का, ना ही उसको राशन देने का, ना पेट्रोल देने का, ना डीजल देने का, उसका आगना बुनगा बंद करने का। इस तरीके से जो बातें चल रही है संविधान के खिलाफ में, मैं ऐसा समझता हूँ कि कलेक्टर के ऊपर एफआईआर दाखिल करने की जरूरत है। सरकार हो या वैज्ञानिक, ये पहले ही बताया जा चुका है कि वैक्सीन कोरोना से 100% बचाव की भले ही गारंटी ना हो, लेकिन इस महामारी से बचाव का सबसे बड़ा कवच है। हैरानी है कि महामारी की मार झेलने के बावजूद इतनी साधारण सी बात लोग समझ नहीं पा रहे। इशरार चिश्ती, औरंगाबाद, आज तक। गूगल के बाद ट्विटर की कमान भी अब एक भारतीय के हाथ में आ गई है। जी हां, भारत के पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ बन गए हैं। 45 साल के पराग ने आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। पहले गूगल और अब ट्विटर, दोनों ग्लोबल कंपनियों की कमान भारतीय के हाथों में आ गई है। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के नए बॉस भारतीय हो गए हैं। 45 साल के पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ होंगे। ट्विटर के को फाउंडर और सीईओ जैक डोर्सी ने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। उनके ट्विटर छोड़ने की अटकलें काफी दिनों से लग रही थी। जैक के ट्विटर छोड़ते ही कंपनी के शेयर में 10% उछाल आ गई। जैक की सीईओ पद से विदाई तो हो गई, लेकिन वो 2022 तक कंपनी के बोर्ड में बने रहेंगे। नए सीईओ पराग अग्रवाल भारतीय मूल के हैं, सिर्फ 45 साल के हैं। पराग अग्रवाल पहले ट्विटर के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे। 10 साल पहले वो ट्विटर से जुड़े। पराग ने आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग की और फिर अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की पढ़ाई की। इससे पहले वो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च और याहू में भी काम कर चुके हैं। जहां तक जैक डोर्सी का सवाल है तो उनके ट्विटर से जाने की बात काफी वक्त से हो रही थी। जैक ट्विटर के को फाउंडर हैं। 3 साथियों के साथ उन्होंने ट्विटर की शुरुआत की थी। 21 मार्च 2006 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ट्विटर कंपनी खोली। जैक डोर्सी ट्विटर के साथ फाइनेंशियल कंपनी स्क्वायर से भी जुड़े हैं। इसी को लेकर सवाल भी उठ रहे थे कि क्या वो दो बड़ी कंपनियों के साथ न्याय कर पा रहे हैं, और आखिर में उन्हें ट्विटर का सीईओ पद छोड़ना ही पड़ा। सैन फ्रांसिस्को से सविता पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि क्या फिल्मों के प्रमोशन के लिए भी बापू और उनके आश्रम का सहारा लिया जा सकता है। सवाल दरअसल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि सलमान खान भी अपनी फिल्म अंतिम के प्रमोशन के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचे। जी हां, सलमान ने बापू का कमरा देखा, जिस चरखे ने आजादी की जंग में देश को एक सूत्र से जोड़ा, वो चरखा भी चलाया। बापू की यादों के बीच सलमान ने क्या समझा, क्या महसूस किया, ये खुद उन्होंने और उनकी टीम ने साझा किया। आश्रम का ये दौरा बेहद खास है क्योंकि इस दौरे की तस्वीरें, फिल्म का प्रमोशन एक अनोखे अंदाज में। हाल ही में उनकी फिल्म अंतिम रिलीज हुई है। कोरोना महामारी के बाद एक बार फिर सजने जा रहा है आज तक का महामंच। जी हां, विचारों के इस महामंच पर हमेशा की तरह तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे, तो फिर मिस मत कीजिएगा। तारीख याद कर लीजिए, 3 और 4 दिसंबर। एक बार फिर सज रहा है हिंदी जगत का महामंच, एजेंडा आज तक। 2 साल बाद एक बार फिर देश का नंबर 1 न्यूज चैनल आज तक लेकर आ रहा है एजेंडा आज तक। इस बार की थीम है नए दौर में लिखेंगे नई कहानी। 5 राज्यों के चुनावी मिशन का रोड मैप लेकर एजेंडा आज तक में आ रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। एजेंडा आज तक में विकास का एक्सप्रेसवे लेकर आ रहे हैं सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी।
तो इकोनॉमी का बूस्टर डोज लेकर आ रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रखेंगे देश की नई उड़ान का एजेंडा। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दौड़ाएंगे विकास की बुलेट ट्रेन। कैसे बनेगा एक नया कश्मीर, इस पर चर्चा के लिए आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। पहले माहौल तैयार करना है, कहां तक हम लोग जा सकते हैं, कहां तक वो जा सकते हैं। महबूबा मुफ्ती। बेसिक फैक्ट है, एलिनेशन जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता है कि हमें। महामंच पर मौजूद रहेंगे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा। राष्ट्र या राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आमने सामने होंगे संबित पात्रा, कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और साकेत बहुगुणा। महंगाई के मुद्दे पर टकराएंगे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी। जबरदस्त चुनावी टक्कर होगी एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और सुधांशु त्रिवेदी के बीच। तो वीर सावरकर पर सियासत के महारथी करेंगे गर्मा गर्म बहस। किसान बिल अटका तो कृषि सुधार फटका, इस पर बातचीत करेंगे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो राकेश टिकैत बताएंगे कि क्यों किसानों का दिल मांगे मोह। एजेंडा आज तक के महामंच पर देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी रखेंगे अपने राज्यों का एजेंडा। शिवराज सिंह चौहान, अरविंद केजरीवाल, भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी से होंगे तीखे सवाल। एक मार्केटिंग कंपनी को साइन करना पड़ा है, क्या जरूरत है? महामंच पर पहली बार लोकतंत्र के पहरेदार लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला होंगे। तो कानून के रखवाले किरण रिजिजू भी मौजूद रहेंगे। संविधान की शपथ की मुश्किलों का बखान करेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट की आहट को लेकर कितना तैयार है हिंदुस्तान, जवाब देंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला। कोरोना के कर्मवीर अभिनेता सोनू सूद और एविक्स इंक के सीईओ रॉबिन रैना भी होंगे। 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग में सबसे बड़ी जीत की 50वीं सालगिरह पर चर्चा करेंगे थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे और नौसेना चीफ एडमिरल आर हरिकुमार। इस जंग की विजय गाथा सुनाएंगे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। नए दौर के स्टार कार्तिक आर्यन होंगे तो महामंच पर बरेली की बर्फी फेम कृति सेनॉन भी होंगी। कियारा आडवाणी खास मेहमान होंगी तो छोरा चंडीगढ़ वाला आयुष्मान खुराना के साथ अतरंगी रेखी अभिनेत्री सारा अली खान और प्रोड्यूसर आनंद एल राय भी मौजूद होंगे। अभिनय के साथ अपनी मुखर आवाज के लिए मशहूर रवीना टंडन, श्वेता त्रिपाठी और आशुतोष राणा करेंगे अभिव्यक्ति की आजादी पर बात। तो वहीं तेरी मिट्टी में मिल जावा फेम प्रतीक बंचन उर्फ बी प्राक के मधुर गीत आपको झूमने पर मजबूर कर देंगे। आपकी पार्टी और आपकी सोच ऐसी है। देश की भाषा में, देश की आवाज में आज तक के इस महामंच पर तय होगा देश का एजेंडा। तो हो जाइए तैयार 3 और 4 दिसंबर को देखने के लिए एजेंडा आज तक। एजेंडा आज तक 3 और 4 दिसंबर सिर्फ आज तक पर।